हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। ब्लड के ही सेशंस को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। और आज हम लोग ब्लड का 36वां सेशन है आज अपना, है ना। और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। देखो, इस वीडियो को अगर और अच्छे से समझना है आप, तो सबसे पहले तो आप देखो ब्लड ग्रुप वाला वीडियो, क्योंकि उससे आपको सबसे पहले तो आइडिया लगेगा कि RH ब्लड ग्रुप है क्या, है ना। एंटीजन क्या है, एंटीबॉडीज़ क्या है, किसमें प्रेजेंट है, वो सब कुछ पहले तो वहाँ पे उसको देखो आप अच्छे से। उसके बाद आप देखो एक वीडियो अपलोड कर रखा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के ऊपर, ना, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के नाम से। उसमें आपको ये समझ में आएगा कि जब इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब मिसमैच, जैसे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या होता है अगर हम एक A ब्लड ग्रुप वाले इंसान को B ब्लड ग्रुप या कोई मिसमैच्ड ब्लड दे दें, तो ये इनकॉम्पेटिबिलिटी किस तरह से एग्लूटिनेशन करती है, क्या क्या रिएक्शंस होती है, किडनी फेलियर वगैरह, वो सब कुछ हम लोग बहुत डिटेल में वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वो सारी जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो तो हम सारी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको तो हम वापस यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे केवल बात करेंगे RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की। मतलब क्या होता है कि अगर आप एक RH पॉजिटिव को RH नेगेटिव ब्लड दे दो या नेगेटिव वाले को पॉजिटिव ब्लड दे दो, मतलब रिएक्शन जो होगी उसका रीज़न क्या होगा। बाकी रिएक्शन वही रहेगी जो ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी में रहती है। जब हम ब्लड ग्रुप A, B और O इन सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें जो हमने ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखी, तो रिएक्शन तो सेम यहाँ पे भी रहेगी, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है वो हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करके एक बार बताता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की बात करते हैं हम लोग। देखो, RH में एक बार आपको हल्का सा आइडिया दे दूँ, जो हमारा रेड ब्लड सेल रहता है RBC, उस RBC के सरफेस पर एक एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, इस एंटीजन का नाम है एंटीजन D। ठीक है, वैसे तो RH एंटीजन्स कई अलग अलग टाइप के रहते हैं, लेकिन जो एंटीजन D है वो सबसे ज़्यादा इम्यूनोजेनिक रहता है, तो इसलिए हम लोग एंटीजन D की यहाँ पर ज़्यादा बात करते हैं। अभी एंटीजन्स क्या होते हैं, इनका केमिस्ट्री क्या है, वो भी हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। जो हमने एक ब्लड ग्रुप वाला वीडियो हमने बात की थी उसमें, है ना, काफ़ी डिटेल में हमने सारी बात की है वहाँ पे, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखो, उससे आपको बाकी सबका आइडिया लगेगा। तो फिलहाल अगर एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके RBCs पे एंटीजन D प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे RH पॉजिटिव। और अगर एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास में ये RH एंटीजन या एंटीजन D नहीं है, उसको हम कहते हैं RH नेगेटिव। यानी केवल दो ही केस है, या तो एंटीजन D होगा या एंटीजन D नहीं होगा। होगा तो पॉजिटिव, नहीं होगा तो नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर एक हल्का सा बदलाव है। हल्का सा बदलाव ये है कि जब हमने ABO सिस्टम पढ़ा, उस ABO सिस्टम में हमने पढ़ा कि जिसके पास एंटीजन A है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी B होगा, जिसके पास एंटीजन B है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी A है, जिसके पास में दोनों ही एंटीजन है यानी A भी है और B भी है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, जीरो एंटीबॉडी। और जिसके पास में जीरो एंटीजन है यानी कोई भी एंटीजन नहीं है, उसके पास में दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, एंटीबॉडी A भी और एंटीबॉडी B भी। यानी कि जो एंटीजन है उसका करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं होता, उसका ऑपोजिट एंटीबॉडी प्लाज्मा में पहले से ही, मैं वापस बता रहा हूँ, प्लाज्मा में पहले से ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। यहाँ डिफरेंस आ जाता है RH ग्रुप में। RH ग्रुप में जैसे कोई इंडिविजुअल है RH पॉजिटिव, तो देखो इस अगर RH पॉजिटिव वाले के पास तो कभी भी RH एंटीबॉडी हो ही नहीं सकती, है ना, वो कभी भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये तो सीधा सीधा एग्लूटिनेशन कर देगी। और अगर RH नेगेटिव वाले इंडिविजुअल की बात करें तो इसके प्लाज्मा में भी RH एंटीबॉडी पहले से मौजूद नहीं होती। तो ये ध्यान रखना है आपको, एंटीबॉडीज़ RH के अगेंस्ट किसी भी इंडिविजुअल में पहले से मौजूद नहीं होती। क्लियर, समझ में आ रहा है? जबकि ABO ग्रुप सिस्टम में एंटीबॉडीज़ पहले से मौजूद है, RH वाली एंटीबॉडीज़ पहले से मौजूद वहाँ पर नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो हमें यहाँ पे इनकॉम्पेटिबिलिटी में इसको समझना है। चलो मैं पहला केस ले लेता हूँ। पहले केस में रिसीवर है RH पॉजिटिव और डोनर है RH नेगेटिव, यानी कि एक RH नेगेटिव वाले बंदे ने RH पॉजिटिव वाले को ब्लड दिया। अब देखो इसके पास में कौन सा एंटीजन है, इसके पास में एंटीजन D प्रेजेंट है। डोनर से जो ब्लड आया, क्या उस ब्लड में किसी तरह की एंटीबॉडी प्रेजेंट है? किसी भी तरह की एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। तो क्या किसी तरह की कोई रिएक्शन होगी? किसी तरह की कोई रिएक्शन डेवलप नहीं हो सकती। समझ में आया? तो ये एक बिल्कुल क्लियर केस है, ये एक बिल्कुल क्लियर केस है। यानी अगर कोई RH पॉजिटिव बंदा है, अगर कोई RH पॉजिटिव बंदा है तो वो
RH केवल हम RH के साथ कंपेयर करें तो वो RH पॉजिटिव वाला ब्लड भी ले सकता है और RH नेगेटिव वाला ब्लड भी ले सकता है, उसमें सोचना कभी भी नहीं पड़ता। इसलिए हम कहते हैं कि जब आप पूछते हो कि सर यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, जब हमने कहा कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है तो हम आंसर देते हैं ब्लड ग्रुप AB। लेकिन आप बोलो AB नहीं, ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये कोई भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे RH मिसमैच को भी इसको कोई खतरा नहीं है। अब अगर आप यही AB नेगेटिव होता और आप उसको AB पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दोगे तो दिक्कत हो सकती है, जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। सिमिलरली यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो यूनिवर्सल डोनर इज नॉट सिंपली O, इट इज O नेगेटिव, इट इज O नेगेटिव, यानी कि बात वही हो गई। आपको ध्यान कैसे रखना है ये, आप तो बस एंटीजन देखो। यूनिवर्सल डोनर वो होगा जिसके पास एंटीजन्स है ही नहीं, किसी भी तरह के एंटीजन नहीं है। O नेगेटिव के पास ना तो एंटीजन A है, ना एंटीजन B है, ना ही RH एंटीजन है। तो जिसके पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है वो यूनिवर्सल डोनर, और जिसके पास तीनों एंटीजन पहले से मौजूद है यानी A, B और RH, वो होगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो आप ये ध्यान रखें, RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव ब्लड कितनी बार भी ले सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा। मैं केवल RH के रेफरेंस में बात करता हूँ। लेकिन अब मैं बात करता हूँ सेकंड केस की, इसको समझना थोड़ा आपको ज़रूरी है। यानी रेसिपिएंट है RH नेगेटिव और डोनर है RH पॉजिटिव। एक काम करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। RH पॉजिटिव ब्लड हमने दिया एक इंडिविजुअल को जो RH नेगेटिव है, ठीक है। क्या इस रेसिपिएंट के पास में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है? नहीं, अभी हमने डिस्कस किया किसी तरह की एंटीबॉडी प्रेजेंट यहाँ पर पहले से नहीं होती। लेकिन अब डोनर से इसकी बॉडी में आ चुका है एंटीजन RH एंटीजन D आ चुका है इसके पास, लेकिन कोई खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज तो है ही नहीं। लेकिन एंटीबॉडीज अभी नहीं है, लेकिन जब ये एंटीजन अब इस रेसिपिएंट की बॉडी में आएगा तो यहाँ पर अब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन शुरू करेगी इसकी इम्यूनिटी। यानी एंटीबॉडी पहले से मौजूद नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी का फॉर्मेशन अब इनिशिएट होगा, अब शुरुआत इसकी होगी, क्योंकि अब ये तो इसके लिए एक फॉरेन एंटीजन का काम कर रहा है ना, और फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन बॉडी करती ही करती है। यहाँ फर्क है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट है, यहाँ एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट नहीं है। तो जब उसके पास पहले से एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है और इस तरह की इनकॉम्पिटिबिलिटी पहली बार हुई है, यानी पहली बार किसी RH नेगेटिव ने एक RH पॉजिटिव ब्लड लिया, एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं थी, तो किसी भी तरह की कोई रिएक्शन वहाँ पर हो ही नहीं सकती, क्योंकि एंटीबॉडीज प्रेजेंट है ही नहीं, तो कोई इमीडिएट रिएक्शन इसको नहीं होगी। लेकिन विद टाइम करीब महीना भर लगता है, महीने भर में RH एंटीबॉडीज इस इंडिविजुअल में डेवलप होना शुरू होगी। अब महीने भर बाद में जितनी भी RBCs डोनर से रेसिपिएंट में आई है, जितनी भी RBCs जिन पे RH पॉजिटिव एंटीजन है, जितनी भी आई है, अब एक महीने बाद जो RBCs यहाँ पर मौजूद है इस रेसिपिएंट के ब्लड में जिसके ऊपर RH का एंटीजन प्रेजेंट है, उन सब का एग्लूटिनेशन होगा। बिल्कुल, मैं ऐसा कह नहीं रहा कि नहीं होगा, एग्लूटिनेशन होगा। कौन कौन सी RBCs का? जो अभी भी वहाँ पर प्रेजेंट है उस ब्लड में। आप सबको पता है RBC का एक लाइफ रहता है वो केवल 120 डेज का। अब तो एक महीने बाद जो RBCs जिनकी लाइफ कंप्लीट नहीं हुई, अभी भी सर्वाइव कर रही है, उसके अगेंस्ट ठीक है एक रिएक्शन डेवलप होगी, एक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन डेवलप होगी, लेकिन ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बहुत माइल्ड और डिलेड टाइप की रहती है, जो इस इंडिविजुअल को ज़्यादा खतरा कभी भी नहीं देती। मतलब ये आउट ऑफ डेंजर वाली ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, डिलेड टाइप रिएक्शन है ना, तो ये किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाती ज़्यादा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसी तरह की इनकॉम्पेटिबिलिटी अगर एक बार और हो जाए, मतलब एक इंडिविजुअल है RH नेगेटिव जिसको RH पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब एक बार और ऐसा हुआ कि उसने एक बार और RH पॉजिटिव ब्लड लिया, लेकिन इस बार खतरा है। इस बार क्यों खतरा है? क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ फर्स्ट टाइम बनी थी वो एंटीबॉडीज़ अब हमेशा उसके पास में रहेगी। ये एंटीबॉडीज़ अभी भी इसके पास में प्रेजेंट है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ जो पहली बार डेवलप हुई वो उसकी बॉडी में हमेशा प्रेजेंट रहेगी। और अब जब सेकेंड टाइम ब्लड RH पॉजिटिव वाला आया है तो इसने RBCs के अगेंस्ट एक सीवियर और इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन डेवलप होगी ही होगी। इस बार इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी क्योंकि एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट है, और फर्स्ट टाइम में एक डिलेड टाइप की रिएक्शन हुई थी।
अब यहाँ पर एग्लूटिनेशन शुरू हो जाएगा और रिएक्शन क्या होगी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी में। तो जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जो इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हमने वहाँ डिस्कस की थी, सेम उसी तरह की ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन यहाँ पर डेवलप होगी। तो वो मैं ऑलरेडी वहाँ डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको यहाँ डिस्कस करने का मतलब नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप RH नेगेटिव हो और आप एक RH पॉजिटिव ब्लड ले रहे हो फर्स्ट टाइम तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यही गलती अगर दोबारा होगी तो इस बार सीवियर और इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आपको फेस करनी पड़ेगी। तो दिस इज RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। और जो इसका पहला वाला केस था जिसमें रेसिपिएंट RH पॉजिटिव था और डोनर RH नेगेटिव, उसको लाइफ टाइम कभी भी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज़ कभी भी डेवलप होगी नहीं। तो ये रहता है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब इस RH इनकॉम्पेटिबिलिटी में एक बहुत ही बढ़िया केस पढ़ने को मिलता है जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, चाहे आप नीट UG PG या किसी भी तरह का बैचलर्स मास्टर कर रहे हो या UGC नेट दे रहे हो। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं ये बेसिकली RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से ही रहता है। तो इसके बारे में एक बहुत डिटेल वीडियो जल्द अपलोड किया जाएगा, तो आप उसको वहाँ पर देख सकते हो। तो ये था RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। आपको फिर भी किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी मेल ID और इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे बात कर सकते हो। देखिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, इस चैनल पे हम लोग बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस या हमारे कंटेंट काफ़ी अच्छा है और आपको काफ़ी अच्छा हेल्प मिलता है उससे, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमें ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।